आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आज़ाद हिंद फौज पर विचार विमर्श करेंगे। आज़ाद हिंद सरकार एवं फौज के बारे में अगर बातचीत करें तो आज़ाद हिंद फौज के संदर्भ में या आज़ाद हिंद फौज के स्थापना के संदर्भ में सबसे पहले जिनके दिमाग में यह बात आई उसमें मोहन सिंह, दूसरे नंबर पर देखते हैं ज्ञानी प्रीतम सिंह और तीसरे नंबर पर देखते हैं जापानी मेजर था फुजिवारा। इन तीनों के दिमाग में यह बात आई। अगर देखा जाए तो सबसे पहले यह विचार ज्ञानी प्रीतम सिंह के दिमाग में आया। ज्ञानी प्रीतम सिंह जो थे वो गदर आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे जो बैंकॉक में रह रहे थे और उनके दिमाग में यह बात आई कि क्यों न अंग्रेज़ों के विरुद्ध यहाँ से एक आंदोलन खड़ा किया जाए। जैसे गदर पार्टी भी भारत से बाहर ही स्थापित हुआ था अमेरिका में, जिसकी चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। दूसरी तरफ ये फुजिवारा जो है वो भी जापानी मेजर थे और उसी समय में मलाया के युद्ध के समय में भारत के सिख रेजिमेंट के यानी पंजाब रेजिमेंट की बात कहें तो मोहन सिंह कैप्टन थे और वो वहाँ पर हारे थे का मतलब यह है कि जो ब्रिटिश कैप्टन था उसने आत्मसमर्पण किया। तो उसमें कुछ लोग जैसे मोहन सिंह जैसे लोगों को जापान के मित्र व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया, न कि इन्हें युद्धबंदी बनाया गया और इन्हें आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। तो मोहन सिंह को इन दोनों व्यक्तियों ने प्रमोट किया कि तुम इस तरह की एक संस्था की स्थापना करो, एक सैनिकों का समूह बनाओ जिसके माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा जा सके। और इसी संदर्भ में मोहन सिंह ने 1942 ईस्वी में मलाया में कुछ सैनिकों को लेकर के मार्च अप्रैल से ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की बात कर दी और उन्होंने इसका नेतृत्व करना प्रारंभ कर दिया। खास करके 1 सितंबर 1942 ईस्वी को 16,300 इससे भी अधिक सैनिकों के साथ उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन का गठन किया। किस डिवीजन का? प्रथम डिवीजन का गठन किया और प्रथम डिवीजन के गठन करने के बाद वो चीज़ों को आगे बढ़ाने लगे। और इसी संदर्भ में सितंबर यानी कुछ दिनों के बाद 42 में बैंकॉक में एक सम्मेलन हुआ जो थाईलैंड की राजधानी है वर्तमान में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। उसके सेनापति मोहन सिंह बने थे, लेकिन यह बहुत दिन तक चल नहीं पाया। जापानी जो सरकार थे उस समय की, उसने आज़ाद हिंद फौज है उसको प्रतीकात्मक रखना चाह रहा था और प्रतीकात्मक रखने के संदर्भ का अर्थ यह है कि यह अंग्रेजों का विरोध उस तरह से न करें, एक डम्मी संस्था के रूप में रहे और अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए भारत से यह कोई सघन प्रयास न कर सके। जबकि कैप्टन मोहन सिंह इसके विरोधी थे और उनका कहना था कि नहीं, अगर ये इसकी स्थापना हुई है तो अंग्रेजों के विरुद्ध इसे लड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर के दोनों में मतभेद हो गया और जापानी सरकार ने निरंजन सिंह को, मोहन सिंह को दिसंबर 1942 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया। अब रास बिहारी बोस, जो आप जानते हैं कि भारतीय क्रांतिकारियों में एक बहुत पुरोधा टाइप के व्यक्ति थे और प्रारंभ से ही सक्रिय रहे और कई जगह उन्होंने अंग्रेजों को हानि पहुंचाने की कोशिश की। याद कीजिए 1911-12 में जब दिल्ली में हार्डिंग का स्वागत हो रहा था तो उस समय हार्डिंग पर जो बम गिराए गए थे, जिसमें बाल मुकुंद जी, अवध बिहारी और इस तरह के कई लोग थे, उनको प्रमोट करने वाले रास बिहारी बोस ही थे। और जब वहाँ पर ये दिल्ली षड्यंत्र के तहत इन लोगों को फांसी दे दी गई तो वहाँ से वो विदेश चले गए थे और यही जापान वाले एरिया में, मलाया वाले एरिया में अपनी सेवा भारत के पक्ष में और अंग्रेजों के पक्ष में दे रहे थे। उन्होंने इसके महत्व को समझते हुए मोहन सिंह को गिरफ्तार होने दिया, क्योंकि पूर्ण रूपेण अगर वह जापानी सरकार के विरुद्ध चले जाते तो यहीं पर आज़ाद हिंद फौज या आज़ाद हिंद सरकार जो है वो समाप्त हो जाती। अतः उन्होंने इनको बनाए रखा, मोहन सिंह को गिरफ्तार होने दिया और होने देने के बाद वो उन्होंने नेताजी को इधर आमंत्रित किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस बर्लिन से इधर की तरफ आ रहे थे क्योंकि वहाँ कुछ बहुत नहीं पा रहा था, अतः वो जापान आए, सिंगापुर आए और द्वितीय चरण के आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व नेताजी ने किया। 2 जुलाई को वे जापान पहुंचे, तोजो से मिले और 4 जुलाई को रास बिहारी बोस ने नेताजी को आज़ाद हिंद सरकार के द्वितीय चरण के नेतृत्व करने के लिए समर्पित कर दिया और उन्होंने उसको सारा पावर नेताजी के हाथ में दे दिया। और इसी तरह से हम देखते हैं औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज की सरकार का गठन, INA का गठन, जिसको हम लोग
भारतीय राष्ट्रीय सेना कहते हैं, उसका गठन 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को नेताजी ने किया था। और इसका मुख्यालय दो जगह, पहला सिंगापुर और दूसरा रंगून। सिंगापुर हम जानते हैं कि उसे मलाया का ही भाग था, अब सिंगापुर एक अलग देश है। तो सिंगापुर में और रंगून में इसका मुख्यालय बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस इसके राष्ट्रपति बने, इसका प्राइम मिनिस्टर भी वही बने, युद्ध मंत्री और विदेश मंत्री वही बने। और इस सरकार को बस 2 ही दिन के बाद 21 अक्टूबर 1943 को 43 को यह स्थापित हुआ और 23 अक्टूबर 1943 को इसे जर्मनी, इटली और जापान ने मान्यता दे दिया, इस सरकार को मान्यता दे दिया। तो आज़ाद हिंद सरकार जो अंतरिम सरकार थे उसका गठन 2 जगह मुख्यालय रखा गया, सिंगापुर में, रंगून में, और 3 देशों के द्वारा इसे मान्यता दे दी गई। और इस तरह से हम देखते हैं कि यह सरकार चलने लगी और नेताजी इसके प्रेसिडेंट भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे। इस सरकार के द्वारा शपथ जो ली गई थी उसमें भारत की स्वतंत्रता की शपथ ली गई। राष्ट्रगान जो गाया गया वो जनगण मन गाया गया, अभी भी हमारा राष्ट्रगान यही है। संबोधन में ये लोग एक दूसरे को जय हिंद बोलते थे और झंडा इन्होंने कांग्रेस का स्वीकार किया। यानी कुल मिलाकर के विदेश में यह संस्था स्थापित हुई, यह सरकार स्थापित हुई, लेकिन भारतीयता की सारी चीजें वहां पर उसी तरह से फॉलो किया गया जिस तरह से अपने देश में जो लोग भी सेवा दे रहे थे और उनके जो प्रतीक थे, उनकी जो मान्यताएं थी, उन सारी मान्यताओं को वहां उन्होंने फॉलो किया। दूसरी तरफ इसी की सरकार यानी आजाद हिंद की सरकार की जो सेना था उसे INA यानी कि आजाद हिंद फौज कहा गया। तो इस सरकार की सेना को ही आजाद हिंद फौज कहा जाता था। अब अगर देखें तो रंगून के यानी म्यांमार के जुबली हॉल में उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वस्तुतः इस बात को नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रत्येक जगह कई जगह रिपीट किए थे और मलाया में भी इस तरह का विचार दिया था। इस पूरे वाक्य को अगर देखें तो नेताजी बताते हैं सैनिकों को, अपने जो इनके जो ब्रिगेड के लोग थे उनको बता रहे हैं कि अंग्रेजों से तुम्हें बदला लेना है और इसके लिए जो 1757 से लेकर के अभी तक 1943 ईस्वी तक जितने स्वतंत्रता सेनानियों की हत्या की गई, जो शहीद हमारे हुए हैं, उनका बदला हमें लेना पड़ेगा और इसके लिए तलवार उठाना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि तलवार उठाइए और एंग्लो और अमेरिकन के हत्या कीजिए, उनका बदला लीजिए, तब जाकर के कहीं ना कहीं वो भारत को स्वतंत्र होने देंगे। तो कुल मिलाकर के गांधी के चरखा और अहिंसा के बिल्कुल विपरीत उन्होंने लोगों को मैसेज दिया और उस मैसेज का निष्कर्ष यह था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह से हम देखते हैं जो अन्य मंत्री इसमें था, जैसे वित्त मंत्री AC चटर्जी थे, प्रचार मंत्री SA अय्यर थे, महिला संगठन से जुड़े हुए मंत्री लक्ष्मी स्वामीनाथन थे। उसके बाद सेना का डिवीजन देखें तो कई डिवीजन था, नेहरू डिवीजन, गांधी डिवीजन, आज़ाद डिवीजन और झांसी की रानी जो महिला ब्रिगेड था जिसका नेतृत्व यही लक्ष्मी सहगल कर रही थी, स्वामीनाथन। तो इस तरह से आपको झांसी की रानी संस्था थी, माने ब्रिगेड था। और इन सभी ब्रिगेड के जो प्रमुख चुने चुनाए हुए चुनिंदे आर्मी थे उन सभी को सुभाष ब्रिगेड का व्यक्ति बने सदस्य बनाया गया था। और इस सुभाष ब्रिगेड का जो प्रमुख था उसका नाम था शाहनवाज खान। तो इस तरह शाहनवाज खान की विशेषता थी कि छापामार युद्ध का वह बहुत स्पेशलाइजेशन किए हुए था। छापामार युद्ध के वो पारंगत थे। जैसे अपने यहाँ देखें कि 4-5 व्यक्ति, जैसे सबसे पहले देखते हैं महाराणा प्रताप के बाद मलिक अंबर के बाद शिवाजी जी महाराज और शिवाजी जी महाराज के बाद हम देखते हैं कि उनके पुत्र संभाजी और इस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ये सब छापामार युद्ध के बहुत बड़े प्रवर्तक थे। और उसी परंपरा को नेताजी और नेताजी के कमांडर शाहनवाज ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग यानी आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने यहाँ से हम देखते हैं कि भारत में अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में आया और जापानी सरकार ने उन्हें इस बात को लेकर के समर्थन दिया और जापानी सरकार के सहयोग से उन्होंने अंडमान निकोबार जो वो जीत लिए थे वो इनको सौंपा और नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। शाहनवाज हुसैन इम्फाल में उतरा और कोहिमा में
में अपना झंडा लगा तो दिया, लेकिन कोहिमा को वह जीत नहीं पाया, कब्जा नहीं कर पाया। तो उसके बाद 6 जुलाई 1944 को हम देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में गांधी जी को, और मुख्य रूप से कांग्रेस को, विशेष करके गांधी जी का नाम उन्होंने राष्ट्रपिता सबसे पहले यही उन्होंने गांधी को कहा था, और उन्होंने कहा था भारतीय मुक्ति संग्राम का अंतिम युद्ध मैंने प्रारंभ कर दिया है और यह तब तक चलता रहेगा जब तक देश स्वतंत्र न हो जाए। और गांधी से यानी राष्ट्रपिता से मैं इसके लिए आशीर्वाद लेना चाह रहा हूं। गांधी जी निश्चित रूप से आशीर्वाद नहीं दिए होंगे, और क्योंकि आशीर्वाद नहीं दिए इसका प्रमाण भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ हिंसात्मक क्रियाकलाप होना है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और दूसरी बात, गांधी जी वैचारिक स्तर पर नेताजी से पहले ही अलग विचार रख करके 1938 ईस्वी में और 1939 ईस्वी में इनके विरुद्ध कांग्रेस में जो कुछ किया वो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। 17 अगस्त 1945 ईस्वी को बैंकॉक से वो यूएसएसआर के लिए ताइवान में जा रहे थे, और ताइवान में ऐसा कहा जाता है कि 19 अगस्त 1945 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई, और ताइपे में 20 अगस्त 1945 ईस्वी को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये जो बात कही जा रही है उनकी मृत्यु के संदर्भ में, तो यहाँ जो अंडमान निकोबार, इम्फाल और कोहिमा में जो आज़ाद हिंद फौज की कार्रवाई हुई, इसमें अंग्रेजों की जीत हुई और आज़ाद हिंद फौज वाले उस तरह से सफलता नहीं अर्जित कर सके। और इन बातों को लेकर के नेताजी को अब इस बेल्ट को, फील्ड को छोड़ना था और कहीं दूसरे सेफ जगह जाना था, तो यूएसएसआर के लिए वो निकल चुके थे। लेकिन इस तरह के जो बातें हैं, तथ्य इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। भारत सरकार ने एक दो नहीं, कई बैठकें, कई समिति का गठन कर चुके हैं, और कई तरह की चीजें हैं भारत सरकार के पास भी, और देश के जैसे ताइवान की बात करें या किसी अन्य जगह पर इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिलता है। जैसे 17 अगस्त 1945 को बैंकॉक से चले और ताइवान में 19 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई एयर क्रैश में, वहां के अखबार में इस तरह की कोई बातें नहीं छपी हुई है, क्योंकि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, उससे पहले जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय भी, और कई बार अन्य प्रकार के संगठनों के द्वारा भी इस पर विचार विमर्श किया गया, कमेटी गठित किया गया, कमेटी ने एक सारी शोध करके देख लिया, और इसके कोई पक्ष में प्रमाण नहीं मिलते हैं। लग रहा है कि यह बात जो है वो मनगढ़ंत है, क्योंकि उनके परिवार के लोग भी इस बात को स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि नेताजी की मृत्यु ये आपको 19 अगस्त को हो गई और 20 अगस्त को ताइपे में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। यद्यपि भारत सरकार की तरफ से जो एनबीटी से किताब छपती है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मरने के समय में उनके साथ आपको जो व्यक्ति थे उनको उन्होंने इस तरह की बात कही थी कि अब मैं अंतिम मेरा जो समय चल रहा है, और इसमें जो है हबीबुल्लाह रहमान के साथ यूएसएसआर के लिए निकले थे, और उसमें उन्होंने कहा था कि देशवासियों को यह कहिएगा कि मैं युद्ध लड़ते लड़ते चला गया और देश की आज़ादी में वो अपने तरफ से योगदान दें। जो भी हो, लेकिन कुल मिलाकर के यह एक मनगढ़ंत कहानी लग रहा है, जिसके बारे में आगे कुछ खुलासा होगा। आइए, आज़ाद हिंद फौज के जो बड़े बड़े सिपह सालार थे, खास करके 3 सिपह सालार, एक का नाम था प्रेम कुमार सहगल, दूसरे का नाम था गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, और तीसरे का नाम था शाहनवाज खान। ये जो तीनों थे वो बड़े नेता थे, बड़े कमांडर थे। इन पर मुकदमा चलाया गया अगस्त 1945 में लाल किला पर। प्रश्न आते हैं कि किन तीनों पर चलाए गए, तो प्रेम सहगल, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और सिंह, और उसके बाद हम देखते हैं शाहनवाज खान पर। कहाँ चलाया गया, तो लाल किला पर। दूसरी तरफ आते हैं कि इनको बचाने के लिए कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी के अध्यक्ष था भूला भाई देसाई कर रहे थे। इसके अतिरिक्त 4 व्यक्ति इसमें और थे, कैलाश नाथ काटजू, दूसरा तेज बहादुर सप्रू, अगला जवाहरलाल नेहरू और अगला अरुणा अशरफ। इस तरह से हम देखते हैं भूला भाई देसाई उस समय के बहुत बड़े बैरिस्टर थे, और उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। लेकिन इन सब के प्रयास के बाद भी इन तीनों महापुरुष को, जो आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे, उनको फांसी की सजा दे दी गई। और लेकिन फांसी की सजा के बाद देश में इसका तीव्र विरोध हुआ फांसी का, और इनके पक्ष में बड़े स्तर पर सहानुभूति की लहर थे, और इनके पक्ष में समर्थन को देखते हुए जो उस समय
समय भारत का वायसराय था बेबल ने हस्तक्षेप किया और उनके फांसी की सजाए को समाप्त करके इनको माफ कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर लाल किला पर जो मुकदमा चल रहे थे प्रेम सहगल के विपक्ष में या गुरुदयाल सिंह ढिल्लों के विपक्ष में, और या हम देखते हैं कि शहनवाज खान के विरोध में, वो तो फांसी मिल गया लेकिन उन्हें फांसी दी नहीं गई, क्योंकि देश में इनके प्रति ऐसा समर्थन लोगों ने देखा या अंग्रेजों ने देखा, उन्हें लगा कि अगर इन्हें फांसी दे दी जाएगी तो शायद एक नई क्रांति की शुरुआत हो जाएगी भारत में इनके फेवर में, और अंग्रेज उसमें कहीं ना कहीं खुल करके चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के मैनेज करने का प्रयास किया गया। तो आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार का भारत में अगर देखा जाए तो उस स्तर पर तो सफलता नहीं मिली, लेकिन भारतीय मुक्ति संग्राम में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कांग्रेस के विचार से अलग, गांधी के विचार से अलग, शस्त्र के माध्यम से देश को आज़ाद करवाने की तरफ आज़ाद जीत का जो चिंतन था वो व्यावहारिकता के अधिक पक्ष में था। अगर गौर करके देखें तो अंग्रेजों के विपक्ष में अंग्रेज गांधी की तुलना में सुभाष जी को अपना बड़ा शत्रु मानते थे और लोग उनसे ज़्यादा प्रभावित थे। अतः यह कहना कि केवल कांग्रेस ने ही देश को आज़ाद करवाने में योगदान दिया यह बहुत ठीक नहीं होगा। कांग्रेस के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस यानी आज़ाद हिंद फौज, क्रांतिकारी आंदोलन, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, जनजातियों का विद्रोह और इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे संगठन थे जो अपने अपने स्तर पर योगदान दे रहे थे और उसका परिणाम हुआ कि भारत स्वतंत्र हुआ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।